हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे 101 से 101 से आगे के क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के। और इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन जो है उनको कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके देखना। अभिव्यक्ति और माध्यम के दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इन्हीं के अंदर से बहुत सारे सवाल पूछ ले जाते हैं सीधा सीधा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम का 101वां क्वेश्चन है, एक अच्छा नाटक कौन सा होता है। तो एक अच्छा नाटक दोस्तों वही होता है जिसके अंदर आपसी बहस, वाद विवाद और तर्क वितर्क जो है बहुत ज्यादा होता है, और तर्क वितर्क के साथ ही वो नाटक आगे बढ़ता रहता है। यानी कि जिस नाटक के अंदर ट्विस्ट वगैरह आते रहते हैं और नाटक कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, उसी को एक अच्छा नाटक दोस्तों जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी का इतिहास कितना पुराना है। तो दोस्तों कहानी का इतिहास जो है मानव इतिहास जितना ही पुराना माना जाता है। यानी कि जब मानव की शुरुआत हुई थी तभी से कहानी की शुरुआत हो गई थी, ऐसा माना जाता है। कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो दोस्तों कहानी का केंद्र बिंदु होता है कथानक। अब कथानक का मतलब दोस्तों होता है स्क्रिप्ट। ठीक है, आम भाषा में स्क्रिप्ट आपको समझ ही आ गया होगा। तो कोई भी जो कहानी होती है, कोई भी पिक्चर, कोई मूवी, चाहे कोई एपिसोड है, सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है, उसका कथानक तैयार किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग डोरेमोन वगैरह देखते हुए, तो उसके अंदर भी दोस्तों एक कथानक होता है। क्या होता है कि भाई पहले नोबिता जो है उसको कोई परेशानी होती है, लोग उसको छेड़ते हैं, फिर वो जाके डोरेमोन के पास जाके गैजेट लेके आता है और फिर वो गैजेट का मिसयूज करता है और दोबारा परेशानी के अंदर पड़ जाता है। यानी कि लगभग ये क्या है कि सारे एपिसोड के अंदर ये चीज चलती रहती है और इसी को बोला जाता है स्क्रिप्ट या कथानक। अब आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहानी के तत्व है कथानक, पात्र, भाषा, देशकाल, उद्देश्य और संवाद। ये सारे तत्व माने जाते हैं कहानी के। कहानी में कथानक के कितने स्तर होते हैं। तो कहानी में कथानक के दोस्तों 3 स्तर होते हैं, आदि, मध्य और अंत। यानी क्या, शुरुआत में, मिडल में और एंड में, ये 3 जो है स्तर होते हैं कथानक के। इनके बाद कथानक खत्म हो जाता है। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए। कहानी की भाषा होनी चाहिए सरल, सहज और स्वाभाविक। ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ गया दोस्तों कि पूछो ही मत, रट गया होगा आपको भी। लेख में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेख में मैं शैली का प्रयोग किया जाता है। मैं वर्ड जो है बहुत बार यूज करा जाता है लेख के अंदर। कहानी को रोचक बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो कहानी को रोचक यानी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए द्वंद्व बहुत सहायक होता है। द्वंद्व का मतलब क्या है कि कहानी में जब लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ट्विस्ट आते रहते हैं तो उसी को द्वंद्व कहा जाता है। तो ये कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो कहानी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन क्या है, यह क्यों किया जाता है। दोस्तों स्टिंग ऑपरेशन किसी गुप्त कैमरे से किया जाता है। गुप्त कैमरा मतलब क्या है कि ऐसा कैमरा छोटा सा जो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कहां पे लगा हुआ है। ठीक है, गुप्त कैमरे से किया जाता है। और लिखा हुआ है जिसमें किसी भ्रष्टाचार अथवा रहस्य का भांडाफोड़ किया जाता है। ठीक है, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह या फिर कोई इलीगल काम है तो इन सब चीजों का भांडाफोड़ किया जाता है, उसी को बोला जाता है स्टिंग ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई और यह किस संस्था के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो यानी एयर की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी और अब यह प्रसार भारती नामक संस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, द्वारपाल किन्हें कहा जाता है। तो द्वारपाल संपादक या संपादक मंडल को कहा जाता है। ठीक है, संपादक मंडल मतलब क्या, उसका जो पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, संपादक या संपादक मंडल को द्वारपाल कहा जाता है, जो प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। यानी कि जो भी चीज जो प्रसारित होने वाली है, चाहे वो टीवी पे आने वाली है, तो इन सब चीजों को जो कंट्रोल करता है, जो निर्धारित करता है, उसी को द्वारपाल कहा जाता है। यानी कि इन सब चीजों को संभालने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की बैसाखिया से क्या तात्पर्य है। तो पत्रकारिता की बैसाखियों से तात्पर्य है वे साधन जिनके सहारे पत्रकारिता निष्पक्ष, वस्तुपरक और संतुलित बनी रहती है। निष्पक्ष मतलब क्या, वो किसी एक बंदे का पक्ष, किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेती। वस्तुपरक का मतलब क्या होता है, जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है।
ठीक है, ये उसको हम वस्तुपरक कहते हैं। संतुलित मतलब क्या, जिसके अंदर बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो पत्रकारिता की बैसाखियां से यही मतलब होता है कि भाई जो पत्रकारिता निष्पक्ष है, वस्तुपरक है, संतुलित है, और लिखा हुआ ये बैसाखियां है, यही सारी निष्पक्षता, सच्चाई, संतुलन और स्पष्टता, तो उसको बोला जाता है क्या, पत्रकारिता की बैसाखियां। अगला है रेडियो समाचार वाचक की दो विशेषताएं लिखिए। तो आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी रेडियो समाचार वाचक यानी जो रेडियो पे बोल रहा है इंसान, उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए, साफ बोलना चाहिए उसको, और वाचक का उच्चारण सही होना चाहिए, यानी कि जो भी वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है उसको सही लैंग्वेज में या फिर सही तरीके से उसको प्रोनाउंस करना है, उच्चारण सही करना होता है उसको। अगला क्वेश्चन है चौथा खंभा किसे कहा जाता है और क्यों। तो मीडिया को दोस्तों लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है, क्योंकि मीडिया ही लोकतंत्र को सजग बनाए रखती है। सजग मतलब एक्टिव बनाए रखती है, वह जनता के हितों की रक्षा भी करती है। कौन, मीडिया। तो इसीलिए उसको चौथा स्तंभ या चौथा पिलर माना जाता है लोकतंत्र का। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया में फीडबैक का महत्व बताइए। तो समाचार प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। समाचार प्राप्तकर्ता मतलब जिसके पास समाचार जा रहे हैं, जो प्राप्त कर रहा है समाचार को, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है यानी उसका जो रिएक्शन होता है उसको बोला जाता है क्या, फीडबैक। तो उसको फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक के आधार पर ही संदेश में सुधार किया जाता है, इसी से संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, जो फीडबैक जो देता है वो इंसान, फिर उसी के आधार पर संदेश के अंदर क्या होता है, सुधार होता है, और इसी से संचार की प्रक्रिया यानी बातचीत की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, तो फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है संचार की प्रक्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पहले की किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो पहली है हंस और दूसरी जागरण। अगला क्वेश्चन है 118, भारत में कौन कौन सी साइट प्रयोग की जाती है। तो भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है Rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन, सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रिडीफ को भारत की पहली साइट भी कहा जा सकता है। ठीक है, रिडीफ जो है भारत की पहली साइट आप कह सकते हो उसको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को किस क्रम में लिखा जाता है। तो दोस्तों जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसको समाचार के अंदर घटते क्रम में लिखा जाता है। मतलब क्या, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आएगी, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आएगी, दूसरे नंबर पर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, और तीसरे नंबर पर सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्रम जो है घटता रहता है। सबसे पहले मुखड़ा आता है, दूसरे नंबर पर बॉडी, और तीसरे पे समापन। तो इसी को उल्टा पिरामिड शैली जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो प्रसारण के लिए तैयार किए जा रहे समाचार की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो समाचार रेडियो पर आने वाला है उसकी आपको विशेषताएं बतानी है। तो लिखा हुआ है उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, यानी कि जो वो समाचार जो तैयार किया जा रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है मुश्किल वर्ड नहीं होने चाहिए, ताकि वो इंसान जो है बोलते हुए अटके ना। दूसरा है संख्या को शब्दों में लिखें, यानी कि अगर आपको कोई भी संख्या लिखनी है तो आपको वो शब्दों के अंदर लिखनी है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लिख देना 89, आपको पूरा 89 लिखना पड़ेगा, वहां पे शब्दों के अंदर लिखनी है। पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो, यानी कि दोनों ओर आपको क्या करना है, अच्छा खासा मार्जिन हाशिया छोड़ना है। अगला है यहाँ पे परसेंट और डॉलर को प्रतिशत और डॉलर लिखा जाए, यानी कि वहां पे आपको सिंबल्स वगैरह का यूज नहीं करना है, बल्कि आपको वहां पे शब्दों के अंदर वो चीज लिखनी होती है, ताकि कोई भी इंसान जो रेडियो के ऊपर बोल रहा है उसको वहां पे बोलने में कोई दिक्कत ना आए, वो बीच में अटक ना जाए। समझ आया दोस्तों। अगला चलते हैं 121। नेक्स्ट है व्यापार कारोबार की भाषा की एक विशेषता लिखिए। तो इसमें कारोबार से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो व्यापार कारोबार की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उसके अंदर कारोबार से रिलेटेड ही बहुत सारे वर्ड जो है यूज करे जाते हैं, और ये एक इसकी विशेषता है। खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है। तो भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि को उजागर करने वाली पत्रकारिता को हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। दोस्तों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, खोजी पत्रकारिता मतलब क्या, जो चीज आप खोज के लाते हो, मतलब कि जो चीज पहले से सामाजिक नहीं है आपने खोज के लाए और उसको फिर जनता के सामने लेकर आए, तो उसको खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और इसमें ज्यादातर जो मुद्दे जो सामने लाए जाते हैं जनता के, वो है भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी जैसे जो मुद्दे होते हैं उनको सामने लाया जाता है।
नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम में लेखक को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो भी मुद्रित माध्यम कर रहा है उसको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई जो उसकी जनता जो इसको पढ़ने वाली है उसका भाषा ज्ञान कितना है और साथ साथ उसने कितनी पढ़ाई कर रखी है, उनकी योग्यता कितनी है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो पाठक लोग जो इसको पढ़ने वाले हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है मुद्रित माध्यम करने वालों को। अगला है उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उल्टा पिरामिड समाचारों का एक ढांचा है जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है, मतलब जिसके अंदर बेस ऊपर होता है और जो उसका शीर्ष यानी कि जो उसका मुंह होता है वो नीचे होता है। अगला है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है। तो वो है तहलका.com। इसी ने क्या करा था, विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत करी थी। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आने वाले दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो वो है समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं। मुद्रण माध्यम का मतलब समझते हो दोस्तों, जो लिखा हुआ माध्यम है, तो वो कौन से है, समाचार पत्र, ठीक है, और पत्र पत्रिकाएं, बुक वगैरह ये सब आते हैं मुद्रण माध्यम के अंदर। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है। तो कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शक तक पहुंचाते हैं, उसको हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी चीज आती है आपके टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर, बड़े बड़े अक्षरों के अंदर बहुत कम शब्द होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और जो न्यूज पहले से चल रही होती है उसको वो लोग क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और एकदम से ये चीज आपके सामने लेके आते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, जो सबको रोककर सबसे पहले आपको दिखाई जाती है। संचार माध्यमों में रेडियो क्या है। तो रेडियो श्रव्य माध्यम है, यानी सुनने वाला माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया जाए, यानी कि जिसके अंदर नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करा जाए और साथ साथ कुछ मुहावरों का भी यूज करा जाए ताकि वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन सके। अगला क्वेश्चन है पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी मतलब क्या है इसका, कि जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको जैसे उनको मनोरंजन करना है या फिर आपको शिक्षित करना है, आपको जागरूक करना है, आपको सूचनाएं देनी है, तो सब चीजों के लिए तरीका क्या होता है, लिखने का अलग होता है। तो जो अलग अलग तरीकों का जो यूज करा जाता है उसी को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फीचर के अंत में क्या होना चाहिए। तो फीचर के अंत में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए, यानी कि जब आपका फीचर खत्म हो गया है तो आपको फ्यूचर की साइड जो है देखना चाहिए, यानी कि आपका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर में आप कैसी योजनाएं बनाओगे, आपको उस पर फोकस करना चाहिए सबसे लास्ट में। अगला है इन डेप्थ रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। यानी क्या है कि जो चीज पहले से सार्वजनिक हो चुकी है उन सब चीज़ों की क्या करी जाती है, यहाँ पर गहरी तरीके से छानबीन करी जाती है। ठीक है, उन सब चीज़ों की जो है यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा और सब चीज़ों को एकदम डिटेल के अंदर जो है जनता के सामने बताया जाता है इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर। संपादकीय लेखन क्या होता है। तो संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। क्या माना जाता है, अखबार की आवाज़। जो संपादकीय पृष्ठ होता है, जो पेज होता है, उसके ऊपर जो संपादक लिखता है उसको अखबार की आवाज़ माना जाता है। और लिखा हुआ है कि संपादकीय के जरिए ही अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय जो है प्रकट करता है कि भाई अखबार जो है वहां पे क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो उसको संपादकीय लेखन कहते हैं। अखबारों में किस तरह के लेख होते हैं। तो अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन ने उस अखबार की छवि बनती है, यानी कि अखबार के अंदर जो भी लेख वगैरह जो लिखे जा रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, अखबार की छवि बनती है, अखबार की एक इमेज क्रिएट होती है कि भाई वो अखबार कैसा है, और उसके अंदर अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो है लेख लिखे जाते हैं। 135 है स्तंभ लेखन क्या होता है। तो स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन का
का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक और अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली विकसित हो जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लेखक होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, या फिर उनके कोई खास एक वैचारिक रुझान यानी उनकी थिंकिंग अलग होती है, या फिर उनकी जो लेखन शैली होती है, जो लिखने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इन तरीके के जो ये इस टाइप के जो लेखक होते हैं उनको क्या करा जाता है, एक स्तंभ लेखन का जिम्मा सौंपा जाता है कि भाई आपको क्या करना है, स्तंभ लेखन करना है। ठीक है, तो उसी को जो उनको जिम्मा सौंपा गया है उसको क्या बोला जाता है, स्तंभ लेखन। वो स्थायी स्तंभ लेखन होता है और वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जो भी चीज उनको लिखनी है वो लिखते हैं। अगला है लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है। तो लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, यानी कि जब आप लिखते हो तो भाई वहाँ पे आपको अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए होता है। और मौखिक भाषा में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, यानी कि आप जल्दी जल्दी फटाफट जो मर्जी बोल देते हो, आप वहाँ पे ग्रामर, व्याकरण, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो वो होती है मौखिक भाषा। इन दोनों में ये एक मेन अंतर होता है कि भाई एक में डिसिप्लिन है दूसरे में नहीं है। संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं, यानी कि जो आप पत्र लिखते हो संपादक के नाम, ठीक है, यानी कि आपने जो संपादक है अखबार का उसके नाम अगर आपने कोई भी पत्र लिखा है तो वो पत्र जो है कहाँ पर प्रकाशित होता है ये पूछा जा रहा है। तो है अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर। पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर। और पत्रिकाओं की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वहां पर जो है जो लोग जो पत्र लिखते हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। लिखा है सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है, यानी परमानेंट स्तंभ होता है। यह पाठकों को अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी लोग क्या करते हैं, उठाते हैं पत्र लिख करके। अगला क्वेश्चन है लेख लिखने वालों को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए। तो लेख की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती, हर एक लेखक की अपनी शैली होती है। मतलब क्या, लेख लिखने का कोई एक खास तरीका नहीं होता, हर एक जो लेखक होता है उसका एक अपना अलग तरीका होता है लिखा हुआ। लेकिन अगर अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर अच्छी पकड़ और जानकारी हो। मतलब कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से ही शुरुआत करनी चाहिए। नेक्स्ट है टीवी और रेडियो पर विशेष लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है। तो अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए क्या होता है, अलग डेस्क होता है। ठीक है, विशेष लेखन का मतलब क्या है दोस्तों, जो सामान्य लेखन से हटकर जो किया गया लेख होता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष लेखन कहते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके लिए अलग डेस्क होता है और विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी क्या होता है, अलग होता है। यानी कि जो उसके ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका भी एक अलग ग्रुप जो है वो होता है। भारत का पहला छापाखाना किसने खोला था। तो भारत में पहला छापाखाना मिशनरियों ने धर्म प्रचार के पुस्तकें छापने के लिए खोला था। कौन सी पुस्तकें, धर्म प्रचार के पुस्तकें छापने के लिए खोला था मिशनरियों के द्वारा। नेक्स्ट, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा माध्यम है। तो प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जो है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों का सबसे पुराना माध्यम है। नेक्स्ट है अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकारों को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, याद रखना चाहिए। तो अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार जो है उसे ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक विशाल समुदाय के लिए जो है लिख रहा है। यानी कि क्या है कि उसके समुदाय के अंदर हो सकता है कि भाई कोई बंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हो और कोई बंदा जो है बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपना लेख जो है वो लिखना चाहिए ताकि वो सबको समझ में आए। ये एक जरूरी बात होती है। अगला है अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो अखबारों के अंदर जो समाचार लिखे जाते हैं दोस्तों वो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर जो है लिखे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट और लास्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज आती है। पहले मुखड़ा, दूसरे पर बॉडी, तीसरे पे समापन, यानी उल्टा पिरामिड शैली में ये चीजें लिखी जाती हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर।
पूर्णकालिक पत्रकार का मतलब क्या होता है, जो सैलरी के बेस पे काम करते हैं, और जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं वो एक निश्चित मानदेय या फिर एक निश्चित समय सीमा के लिए काम करते हैं। और फ्रीलांसर का मतलब क्या है, जो किसी भी कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब क्या है, वो किसी एक कंपनी में कोई फिक्स नहीं होते, उनको बोला जाता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। तो ये 3 पत्रकार होते हैं। नेक्स्ट है पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब कि उसके अंदर संस्कृत के वर्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते, और उसके अंदर आम बोलचाल की जो सीधी सरल और जो प्रभावी भाषा होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि फीचर की भाषा किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों फीचर की भाषा जो है ना वो होती है बीच बीच वाली, मतलब क्या है, वो ज्यादा जो है मतलब कि बहुत आसान भी नहीं होती और ज्यादा जो है उसके अंदर मुश्किल भी नहीं होती, उसको मिडल की भाषा जो है वो रखा जाता है। तो वो लिखा हुआ है कि फीचर की भाषा में समाचारों की सपाट बयानी जो है वो नहीं चलती, मतलब सीधी सीधी कोई बात इसके अंदर नहीं कही जाती। लेकिन बोला गया है कि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि फीचर के भाषा और शैली का आलंकारिक और दोनों बना दिया जाए, मतलब कि वो बहुत मुश्किल भी नहीं होती और बहुत सीधी भी नहीं होती। अगला है सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है। तो सफल साक्षात्कार के लिए दोस्तों जरूरी है कि भाई आप जिसका भी इंटरव्यू लेने जा रहे हो उस इंसान के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो, आपको अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन पता हो, तभी आप जो है एक सक्सेसफुल इंटरव्यू ले सकते हो। नेक्स्ट है एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं। तो टीवी पत्रकारिता में दोस्तों बाइट का जो है बहुत बड़ा रोल होता है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट जो है वो दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ, मतलब कि आपको इंफॉर्मेशन भी दिखाई जाएंगी, आपको इमेजेस भी दिखाई जाएंगी, इसके साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया और सुनाकर खबरों की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। मतलब कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से खबर देखी है, वो घटना देखी है, तो उनके द्वारा आपको जो है वो बात बताई जाएगी और उसी को बोला जाता है बाइट। क्या कहा जाता है, बाइट। यानी कि आप ये समझो कि एक तरीके से आपको पूरा पूरा प्रूफ दिया जाता है कि प्रत्यक्षदर्शी ये रहा आपके सामने और ये खुद अपने मुंह से बातें बता रहा है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट और पत्रकारिता से में क्या संबंध है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि इंटरनेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि इंटरनेट जहां पर सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बेहतरीन औजार है, लेकिन आजकल इसका उपयोग अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी एक जरिया बन गया है। ठीक है, इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप है दोस्तों। कितने रूप हैं, 2 रूप। तो पहला तो है इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी कि खबरों के संप्रेषण के लिए, खबरों को पहुंचाने के लिए। और दूसरा है रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के द्वारा भेजता है और समाचारों के संकलन में खबरों के सत्यापन, यानी कितनी वो सच है कितनी झूठ है, और उसके पुष्टिकरण में उसको क्रॉस चेक करने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब से शुरू हुई। तो भारत में दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा, तीसरा दौर जो है इस टाइम पे इंटरनेट पत्रकारिता का अभी चल रहा है। पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन वो गलत लिखा था वहां पे, अभी तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर जो था वो 1982 से 1992 तक चला, दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला, और तीसरा दौर जो है वो 2002 से लेकर अभी तक चल रहा है। लाइव किसे कहते हैं। तो लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, यानी कि जहां पर वो घटना हुई थी वहीं से जब आपको सीधा पिक्चरें दिखाई जाती हैं, सीधी सारी चीज दिखाई जाती है, तो उसको लाइव कहते हैं। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जाएं, और जो बड़े बड़े चैनल है वो यही ट्राई करते हैं कि भाई कोई बड़ी घटना है तो वहां पे लाइव करा जाए। हिंदी की वेब पत्रकारिता की क्या समस्या है। तो दोस्तों हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या है फ़ॉन्ट की। ठीक है, तो डायनामिक फ़ॉन्ट जो है उसकी अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें जो है वो खुलती नहीं है, तो फ़ॉन्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 153 है एंकर पैकेज से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों एंकर पैकेज नाम से आपको पता लग रहा होगा, पैकेज यानी क्या, जिसके अंदर सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो एंकर पैकेज का मतलब वही है, जब आपको कोई खबर दी जाती है और उसके अंदर सारी चीजें जब आपको देखने को मिलती हैं, उसके अंदर बाइट वगैरह, लोगों के दृश्य वगैरह, घटना के दृश्य, सारी चीजें, ग्राफिक वगैरह, जब सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो उसको बोला जाता है एंकर पैकेज।
अगली है दोस्तों खोजी रिपोर्ट क्या होती है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो दोस्तों खोजी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज जब सार्वजनिक नहीं होती और आप उसको खोज के निकालते हो और जनता के सामने जब उसको आप प्रस्तुत करते हो तो उसको बोला जाता है खोजी रिपोर्ट। क्या बोला जाता है? खोजी रिपोर्ट बोला जाता है। और खोजी रिपोर्ट का दोस्तों ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों जैसे मामलों के अंदर जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ कब और किससे हुआ। तो दोस्तों भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ 1780 में हुआ था। जेम्स ऑगस्ट हिकी, कौन था? जेम्स ऑगस्ट हिकी, बंगाल गजट से हुआ था। कहां से? बंगाल गजट से। अगला क्वेश्चन है हिंदी में समाचार प्रसारण करने वाले किन्हीं 2 टीवी चैनलों के नाम लिखिए। तो पहला है IBN 7 और दूसरा है आज तक। अगला है टेली7 टेलीविजन को जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्यों माना जाता है। तो दोस्तों टेलीविजन के अंदर आपको सारी चीजें उपलब्ध देखने को मिलती हैं। आपको वहां पे सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जितनी भी आवश्यकताएं होती है वो सारी आपको वहां पे प्रभावशाली ढंग से जो है मिलती है। और लिखा हुआ है कि यह सचित्र होने के कारण विश्वसनीय माना जाता है, यानी कि उसके अंदर आपको चित्र वगैरह दिखाए जाते हैं, इमेजेस वगैरह दिखाई जाती है, इसलिए उसको विश्वसनीय यानी कि लोग उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए टेलीविजन जो है संचार का एक खतरनाक माध्यम जो है माना जाता है। अगला है कि ऐसे किन्हीं 2 हिंदी के समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हैं। तो हिंदी के 2 समाचार पत्र हैं जिनके इंटरनेट संस्करण है, वो है नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है। तो लिखा हुआ है इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि ये सबसे तीव्र एवं सटीक माध्यम है। इसे किसी भी समय और स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। बहुत तेजी से आपके पास खबर आती है, आप कहीं पर भी बैठे बैठे इंटरनेट का यूज कर सकते हो, इसीलिए इंटरनेट जो है आजकल बहुत लोकप्रिय है। अगला है कि विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है सेंट्रल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं। अगला है भारत में नियमित अपडेटेड साइटों के नाम लिखिए। तो वो है NDTV और द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि अपडेटेड रहते हैं। इन 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण भी उपलब्ध हैं। तो वो है दैनिक जागरण, अमर उजाला। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। तो इंटरनेट पर अखबार का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है, यानी कि जब आप देखते हो खबर वगैरह इंटरनेट के ऊपर, वहां पे जब खबरों का आदान प्रदान होता है तो उसी को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। अगला है ड्राई एंकर कौन होता है। तो लिखा है ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। यानी कि जब कोई भी घटना घट गई है और जब तक उसके इमेजेस उसके पास नहीं पहुंच रही है तब तक वो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता करके आपको देता रहता है, तो उसी को बोला जाता है क्या? ड्राई एंकर। क्या बोलते हैं? ड्राई एंकर। अगला है पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो वह डाउन टू अर्थ और नेशनल ज्योग्राफी है। नई वेब भाषा को क्या कहते हैं। तो नई वेब भाषा को HTML अर्थात हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। अगला है रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर होती है। तो वो होती है उल्टा पिरामिड शैली पर। संपादक के नाम पत्र स्तंभ की क्या उपयोगिता है। तो इस स्तंभ में पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। पाठक मतलब जो अखबार पढ़ने वाले हैं वो भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। वह इनमें जन समस्याओं को उठाते हैं। नए लेखकों को अच्छा अवसर जो है इसके अंदर मिल जाता है। तो इसीलिए संपादक के नाम पत्र जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, ये हमेशा से रखे जा सकते हैं, ये स्थायी होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अंशकालिक संवाददाता किसे कहा जाता है। तो अंशकालिक संवाददाता उसे कहा जाता है जो कुछ समय के लिए ही किसी समाचार पत्र के लिए काम करता है। ठीक है, जो परमानेंट नहीं है, जो कुछ समय के लिए ही किसी समाचार पत्र के लिए काम करता है उसको अंशकालिक संवाददाता कहते हैं। अगला है पीत पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए। तो पीत पत्रकारिता में सनसनीखेज घटनाओं को दिखाया जाता है और इसका प्रयोग किसी के चरित्र हनन के लिए करा जाता है और इसे
पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है जिसके अंदर अनगिनत इंफॉर्मेशन जो है पड़ी हुई है और आप जो मर्जी वहां पे जाके अपना काम कर सकते हैं, वो इंटरनेट है। अगला है जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो वो है प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम। अगला है बाइट किसे कहते हैं? तो बाइट है कथन, कथन को बाइट कहते हैं। दूरदर्शन पर किसी खबर की पुष्टि के लिए जो है बाइट दिखाई जाती है, यानी कि जब प्रत्यक्षदर्शियों को दिखाया जाता है, जिन्होंने कोई भी खबर अपनी आंखों से देखी है, तो उनसे जब कोई बात बुलवाई जाती है तो उसको बाइट कहते हैं। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। ये सब नामों से इंटरनेट पत्रकारिता को बुलाया जाता है। फीचर के साथ साथ क्या होना जरूरी है? तो फीचर के साथ साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जो है जरूरी है। संपादकीय को क्या माना जाता है? तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो है दोस्तों एक स्रोत यानी कि एक सोर्स से होती है, संचारक से होती है, मतलब बोलने वाले से होती है। संचार प्रक्रिया में फीडबैक किसे कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता संदेश मिलने पर जो प्रतिक्रिया देता है यानी कि जो रिएक्शन देता है उसे क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है। नॉइज किसे कहते हैं? तो नॉइज यानी शोर। संचार प्रक्रिया में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको शोर या नॉइज कहा जाता है। जनसंचार के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो 2 प्रमुख कार्य हैं जनसंचार के, सूचना देना और शिक्षित करना, ये 2 प्रमुख कार्य हैं। आकाशवाणी कितनी भाषाओं व बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? तो आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों के अंदर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। भारत में दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो भारत में दूरदर्शन के उद्देश्य हैं सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में बदलाव लाना, राष्ट्रीय एकता यानी कि हमारी यूनिटी को बनाए रखना, वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण मनोरंजन करना और सामाजिक विकास यानी अपनी सोसाइटी का विकास करना, ये सब इसके लक्ष्य होने चाहिए। नेक्स्ट है समाचार क्या है? तो समाचार एक ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की एक रिपोर्ट है। क्या है? रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, रुचि यानी इंटरेस्ट हो, और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर क्या पड़े? प्रभाव पड़े यानी कि इंपैक्ट पड़े, तो उसी को क्या बोला जाता है? समाचार। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, इसको एकदम करके जाना। समाचार के 4 प्रमुख तत्व बताइए। तो समाचार के 4 प्रमुख तत्व होते हैं नवीनता यानी कि नई चीज होनी चाहिए, प्रभाव उसका सबके ऊपर पड़ना चाहिए, जन रुचि इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का उसको जानने में, और अनोखापन एक यूनिकनेस उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये उसके एक तत्व होते हैं। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल की भूमिका का निर्वाह कौन करता है? द्वारपाल दोस्तों देखते हो ना, कई बार शादी के अंदर या फिर कोई बड़ी शॉप के बाहर जो है लोग खड़े रहते हैं गार्ड वगैरह बंदूक लेकर के, उनको द्वारपाल कहा जाता है। तो जनसंचार माध्यम में द्वारपाल कौन बनता है वो पूछा जा रहा है। तो वो होता है संपादक या सहायक संपादक भी हो सकता है, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक, द्वारपाल जो है ये हो सकते हैं। संपादन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो संपादन के प्रमुख सिद्धांत हैं तथ्यों की शुद्धता यानी कि जो आप फैक्ट बता रहे हो, जो तथ्य बता रहे हो वो एकदम सटीक और सही होने चाहिए। वस्तुपरकता यानी कि उसका कोई एक उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है, आपके उसके अंदर संतुलन यानी बैलेंस होना चाहिए, और उसका स्रोत सोर्स क्या है, आप कैसे बता रहे हो वो, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये संपादन के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहा जाता है? तो जब कोई अखबार किसी खास विचारधारा या खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत जगाने का अभियान चलाता है, यानी कि अखबार ने कोई एक खास मुद्दा उठाया और उसके पक्ष में अखबार क्या चाहता है? जनमत को जुटाना चाहता है, जनता को एक करना चाहता है, तो उसको बोला जाता है एडवोकेसी पत्रकारिता। क्या कहा जाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता। अगला है मुद्रित माध्यम में पत्रकार
को किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? तो मुद्रित माध्यम में पत्रकार को इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, यानी कि जो भी गलती है, अशुद्धियां हैं, सबको हटा दी जाए उसको प्रसारित करने से पहले। टीवी के लिए खबर लेखन की बुनियादी शर्त क्या है? और टीवी के लिए बुनियादी शर्त है दृश्य के साथ लेखन, यानी कि इमेजेस भी चलती रहे और साथ साथ जो है लिखा हुआ यानी कि लेखन भी आपको वहां पे आता रहे, और दोनों की दोस्तों टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल भी गड़बड़ाए ना। तो ये जो है एक उसकी बुनियादी शर्त होती है। अगला है विशेष लेखन के 4 क्षेत्र बताइए। तो विशेष लेखन के 4 क्षेत्र हैं खेल, कृषि, विदेश और शिक्षा व्यवस्था। अगला है छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। किसको? जर्मनी के गुटेनबर्ग को। अगला है रेडियो में अखबार वाली क्या सुविधा नहीं है? तो रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती, आप वहां पर रिवाइंड नहीं कर सकते, जबकि अखबार को आप पीछे पलट के आराम से पढ़ सकते हो। प्रिंट माध्यम से क्या तात्पर्य है? तो प्रिंट माध्यम से तात्पर्य है अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें, इन्हें प्रिंट किया या छापा जाता है, इनमें स्थायित्व होता है। स्थायित्व यानी ये हमेशा बने रहते हैं, स्टेबिलिटी इनके अंदर होती है। अगला है विज्ञापन के 2 उद्देश्य लिखिए एडवर्टाइजमेंट के। तो अपने उत्पाद की विशेषताएं बताना, यानी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों का ध्यान आकर्षित कर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाना, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करना ताकि उस प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये एडवर्टाइजमेंट के 2 उद्देश्य होते हैं। दैनिक पत्र से आप क्या समझते हैं? तो नियमित रूप से प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक पत्र कहलाता है, यानी जो रोज आता है पत्र यानी कोई भी अखबार, उसको बोला जाता है क्या? दैनिक पत्र। अगला है साप्ताहिक पत्र से आप क्या समझते हैं? तो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाले पत्र को आप साप्ताहिक पत्र कहते हैं। पाक्षिक पत्र से क्या अभिप्राय है? तो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाले पत्र को पाक्षिक या कहा जाता है, पाक्षिक पत्र कहा जाता है। अगला है समाचार में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी समाचार को एक समय सीमा के अंतर्गत ही प्रकाशित किया जाता है, यानी कि कोई भी समाचार है तो उसको एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी के अंदर उसको प्रकाशित किया जाता है, यही जो है डेडलाइन कहलाती है। इसी को क्या बोलते हैं? डेडलाइन कहते हैं। निबंध लेखन में किस शैली का प्रयोग वर्जित है? तो निबंध लेखन में मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहां पे आप मैं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे अपने 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर। अभिव्यक्ति और माध्यम से अगर कुछ आएगा तो इन्हीं सब क्वेश्चन के अंदर से आने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। देखते रहिए दिल्ली वाला।